अभी अंगूर का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जहाँ पे अतिवृष्टि, मतलब बहुत इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। अंगूर नॉट ओनली विद इन आवर कंट्री बट प्लान हो रहा है कि पूरे देश में। तो वी आर हेडिंग फॉर ए वेरी गुड ग्रेप सीजन। नमस्ते भारत, स्वागत है आपका धानुका के हिंदी पॉडकास्ट शो में। ये कृषि प्रधान देश में ये कृषि प्रधान पॉडकास्ट होना तो जरूरी है, तो धानुका पॉडकास्ट क्यों पीछे रहेगा। आज हमारे साथ है एनआरसी ग्रेप्स के डायरेक्टर कौशिक बैनर्जी सर। सर नमस्ते सर, कैसे लग रहा है इस स्टूडियो में आपको आके? मुझे रियली बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा वातावरण है और काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रही है। तो होपफुली हम लोग एक बहुत अच्छा चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली सर, अभी तक प्रेक्षकों को समझा ही रहेगा कि ये पॉडकास्ट अंगूर के ऊपर है, राइट। अभी रिसेंटली अंगूर सीजन आने वाला है। एग्जैक्टली इस साल का अंगूर का सीजन कैसा रहेगा? अभी देखिए, अभी तो अक्टूबर मंथ शुरू हुई है। अभी अंगूर का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कि अंगूर का प्रूनिंग, अंगूर जो ग्रेप वाइन्स है उसका प्रूनिंग स्टार्ट हो चुका है हर जगह पे। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ये जो 24-25 की जो एक्सपोर्ट सीजन है, एक्सपोर्ट सीजन की तरफ आगे जा रहा है। ओके। तो अभी तक जो लगता है कि हम लोग अगेन वी आर गोइंग फॉर वेरी गुड एक्सपोर्ट सीजन। और आपको पता है कि हमारे जो अंगूर है, अंगूर नॉट ओनली विद इन आवर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एक्सेप्टेंस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। करेक्ट। और फार्मिंग कम्युनिटी भी बहुत ही आगे बढ़ चुका है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके जो गवर्नमेंट की तरफ से आजकल जो बोला जाता है, ये अंगूर में बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। और करेक्ट। पिछले कई मतलब मे बी लास्ट 20-25 ईयर्स बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। करेक्ट। करेक्ट। तो वी आर हेडिंग फॉर ए वेरी गुड ग्रेप सीजन। करेक्ट। करेक्ट। एग्जैक्टली सर। सर अभी जैसे आपने बताया, मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ कि इस साल पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पे बारिश हुई है, राइट। इस बारिश का अंगूर के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है? अभी देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये टाइम मोस्टली प्रूनिंग हो रहा है। ओके। तो ये टाइम में जो बारिश हो रही है, ये बारिश में बारिश का बहुत ज़्यादा इफेक्ट एक्सपोर्ट सीजन या हार्वेस्ट सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी क्या है, अभी तो प्रूनिंग हो रही है और मेनी प्लेसेस प्रूनिंग अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। और कुछ जगह पे प्रूनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ओके। प्रूनिंग जो हो रहा है उसके बाद अभी नए नए ये शूट ग्रोथ शुरू होगी, नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो अभी एट दिस मोमेंट ये जो बारिश है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कोई आने वाला है। ओके। और ग्रेप ग्रोअर्स प्लस एनआरसी ग्रेप्स के जो वैज्ञानिक लोग हैं, इन लोगों को ये सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। करेक्ट। प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस Correct. बहुत अच्छे से जानकारी है। तो करेक्ट। वो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम भी आए, वो प्रॉब्लम को कितना अच्छे से हम सॉल्व करें। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सर, मैंने जितना सुना है, मैंने जितना देखा है, उसमें मैंने ऐसा सुना है कि ग्रेप्स की जो खेती होती है, द्राक्ष हम बोलते हैं, तो अंगूर के खेती में पानी की तुलना बहुत लगती है, राइट। तो एग्जैक्टली अगर किसी किसान के खेतों में पानी कम है, तो उन्होंने कौन से प्रकार से खेती करनी चाहिए, और किसी खेती में पानी का प्रमाण ज्यादा है तो उन्होंने किस प्रकार से खेती करनी चाहिए? इनफैक्ट वाटर मैनेजमेंट ग्रेप्स में बहुत अच्छे से होता है। ओके। क्योंकि क्या है, ये जो आप बाकी क्रॉप्स के साथ जब ग्रेप्स को आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, उस समय आप देखेंगे कि ग्रेप्स का जो खेती होती है उसमें मोस्टली ड्रिप इरिगेशन इज द प्रोसेस। सो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, आपको पता है, ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरते हैं। तो इसमें वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होती है। ओके। प्लस हमारे जो एनआरसी ग्रेप्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इरिगेशन वाटर को कैसे मिनिमाइज करें, लाइक वाटर वेस्टेज ना हो, वाटर क्वालिटी अच्छे से मेंटेन हो। और वाटर जब जो जो सिचुएशन में, जो जो ग्रोथ स्टेज में जैसे जैसे वाटर का रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे वाटर उनको मिले। करेक्ट। और फर्टिलाइजर भी उसके साथ ही जाती है। सो फर्टिगेशन का जो सिस्टम है, ये हमारे देश में बहुत अच्छे से स्टैंडर्डाइज हो चुका है। और इसीलिए अंगूर का जो पोषण होती है, न्यूट्रिशन होती है, जो प्लांट को जैसे वेरियस मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सब जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके ग्रोथ के लिए,
ये बहुत ही सिस्टमेटिकली और फोकस्ड वे में ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दिया जाता है। ओके। तो ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेल एस्टेब्लिश्ड है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जहाँ पे अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ये सब सिचुएशन में हमारे जो बगीचा है, जो अंगूर के गार्डन्स है, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए सो दैट ये पानी एक जगह पे ज़्यादा देर तक जमा ना हो। सो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बेसिकली। करेक्ट 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 सर। अभी तक आपने बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें अभी इस पॉडकास्ट में बताई है, अंगूर के बारे में हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक के अंगूर के बारे में, या नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट मार्केट कैसा है, कमर्शियली भी और नॉन कमर्शियली भी क्या है। बहुत सारी चीजें मुझे भी जानने के लिए मिली और हमारे प्रेक्षकों को भी बहुत चीजें इस पॉडकास्ट में गाइड होने वाली है। मैं थोड़ा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आता हूँ सर। एनआरसी, राइट? एनआरसी में जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में सर आप क्या बताओगे? आपने कब ज्वाइन किया था और उस टाइम पे भारत की स्थिति क्या थी अंगूर मार्केट में, और अभी क्या है सर? मैं एक्चुअली एनआरसी ग्रेप्स में 1997 में ज्वाइन किया था। ओके तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी। ओके मेरा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ओके तो हमारा एक एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस करके एग्जामिनेशन होती है, उसके थ्रू हमारे जितने वैज्ञानिक है सब लोग यहाँ पे उसी एग्जाम के थ्रू पोस्टिंग हो चुका है। ओके तो एनआरसी ग्रेप्स एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से साइंटिस्ट यहाँ पे पोस्टेड है। ओके तो मैं भी ऐसी मुझे एकदम शुरुआत से ही मैं एनआरसी ग्रेप्स में हूँ। एनआरसी ग्रेप्स जनवरी 18 1997 में स्टार्ट हुई थी और मैं मार्च में यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो इनिशियली वो टाइम के आप देखेंगे ना, वो टाइम में इंडियन ग्रेप्स का जो सिचुएशन था, काफ़ी ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में होता था एंड महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ग्रेप एरिया होता था। अभी मेजोरिटी ग्रेप्स महाराष्ट्र में ही होती है ओके एंड बाकी स्टेट्स में अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू एक्सपेंड इट। वो टाइम में 300 से 400 कंटेनर ग्रेप्स मुश्किल से एक्सपोर्ट होती थी। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 9000 कंटेनर ए ईयर। तो इट्स ए ह्यूज एक्सपोर्ट एनहांसमेंट। और इसके सबसे बड़ा जो योगदान हुआ है ये है कि ये जो रेसिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम है, जो हमारे इंस्टीट्यूट एज रेफरल लेबोरेटरी काम कर रहा है, तो हमारे जो लेबोरेटरी है ये 2003 में एक्चुअली इंडियन ग्रेप्स का कुछ रिजेक्शन हुआ था। सो 2004 में एनआरसी ग्रेप्स स्टार्टेड फंक्शनिंग एज द एनआरएल। तो वो टाइम से मैं ये लेबोरेटरी को अच्छे से डेवलप करा है एंड ये जो लेबोरेटरी अभी नेशनली इंटरनेशनली इट्स अ वेरी फेमस फैसिलिटी, जहाँ पे ग्लोबली जो भी इक्विपमेंट्स है प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज का जो कैपेबिलिटीज है, ये सारी कैपेबिलिटी हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे संस्थान में अभी है। तो अभी हम लोग इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट प्लस लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जो हमारे देशवासी जो अंगूर खाते हैं, उसको हमने इतना इंश्योर किया है कि अंगूर जो वो टाइम में जो प्रॉब्लम था कि अंगूर में लॉट ऑफ पेस्टिसाइड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अभी नहीं रहा। ओके प्लस हम लोग अंगूर का जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इसको इतना अच्छा से हाईलाइट किया कि लोगों को समझ में आया कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट ग्रेप्स एज ए न्यूट्रिशस और कमोडिटी, ये हम लोग अभी इसको प्रमोट कर रहे हैं। ओके तो दिस इज द जर्नी। करेक्ट करेक्ट सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि एनआरसी ग्रेप्स, राइट, इसमें और भी कुछ डिपार्टमेंट है अलग अलग? हाँ, तो एनआरसी ग्रेप्स का क्या है, एनआरसी ग्रेप्स का 3 मेजर मैंडेट है। एक होता है कि स्ट्रेटेजिक और अप्लाइड रिसर्च, जो बेसिकली सेफ ग्रेप प्रोडक्शन को हम टारगेट करते हैं। ओके सेकेंड पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड पॉइंट है कि ये जो एपिडास नेशनल रेफरल लेबोरेटरी एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज नेशनल रेफरल लेबोरेटरी, तो ये रेफरल लेबोरेटरी के हिसाब से हम लोग फूड सेफ्टी को प्रमोट करते हैं। तो ये इसके माध्यम से हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे हॉर्टिकल्चर इज द मेजर डिपार्टमेंट, जहाँ पे हॉर्टिकल्चरिस्ट काम करते हैं। प्लांट ब्रीडर्स है, जो लोग प्लांट वैरायटी डेवलप करते हैं। जर्मप्लाज्म कलेक्शन है, हमारे देश में जितने ग्रेप जर्मप्लाज्म्स है, ग्रेप वैरायटीज है, सबका कलेक्शन एक एक्टिव जर्मप्लाज्म के हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूट में एक मेंटेन किया है। प्लस जो भी इंपोर्टेड ग्रेप्स होता है उसके ऊपर भी हमारे इंस्टीट्यूट में काफी रिसर्च होते रहते हैं। ओके ओके प्लस हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है,
हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, और हमारे इंस्टीट्यूट में एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, बिकॉज ग्रेप्स में ना डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट, ये दो चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। तो इसको कैसे मेंटेन करें, हमारा सॉइल साइंस लैब है जहाँ पे इरिगेशन, न्यूट्रिशन इसके ऊपर काम करते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट में मेनली ये जो रेजिन, वाइन मेकिंग, ये सब का काम होती है, एंड एग्रोकेमिकल रेसिड्यू लेबोरेटरी जो एज द रेफरल लेबोरेटरी हमारे इधर काम करते हैं। सो दीज आर इन ब्रीफ सारे डिपार्टमेंट्स जो हमारे एनआरसी में काम कर रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली सर। सर, एनआरसी ग्रेप्स जो है वो फार्मर्स के साथ कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे गाइड करते हैं? एनआरसी ग्रेप्स एकदम शुरू से ही एनआरसी ग्रेप्स फार्मर्स के साथ ही काम करते हैं। आपको पता है यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट ग्रेप ग्रोअर्स एसोसिएशन है। हम लोग शुरू से ही जो एक हम लोग जो प्लान किया है कि हमारा एक से बढ़कर एक जो रिसर्च प्रोग्राम्स है, ये सारे प्रोग्राम हम लोग फार्मर्स के साथ रिलेट करके, फार्मर्स के साथ डिस्कस करके इसको हम रिसर्च प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ओके। प्लस हमारे वैज्ञानिक लोग रेगुलर बेसिस पे फार्मर्स को एडवाइजरी देते हैं रिगार्डिंग पेस्ट एंड डिजीज, न्यूट्रिशन एंड ऑल द थिंग्स। प्लस क्या है कि रेगुलर फील्ड विजिट, और हमारे इंस्टीट्यूट में शायद हमारे वैज्ञानिक लोग सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं कि फार्मर्स का प्रॉब्लम ऑन रियल टाइम सॉल्व कैसे करें, उसके लिए काम करना। ये एक रेगुलर बेसिस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स है, हमारे रेगुलर टेलीफोनिक चैट होता है, वीडियो चैट होती है, प्लस हमारे साइंटिस्ट लोग ऑलमोस्ट एवरी वीक दे आर इन द फील्ड, नासिक, सांगली, सोलापुर, ये सब जगह पे होता है। प्लस ये जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है लाइक धानुका, इन लोगों के साथ हम लोग एक रेगुलर बेसिस पे कोलैबोरेटिव प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे फार्मर्स का टीचिंग होता है, फार्मर्स के पास जाते हैं, जाके उनको समझाते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारा जो टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट डेवलप करते हैं उसको फार्मर कैसे यूटिलाइज करे। एग्जैक्टली सर। सर, आजकल हर एक चीज डिजिटली एक्टिव है, राइट? जैसे आपने अभी बताया कि आप इस प्रकार से फार्मर्स को गाइड करते हैं। एक एग्जांपल, आज एक पॉडकास्ट के थ्रू आप फार्मर्स को गाइड ही करने वाले हो। तो आपको क्या लगता है कि अगले 100 साल, 50 साल तक डिजिटल मीडिया पर आप लोगों का कैसे प्रचार और प्रसार होगा? देखिए, डिजिटल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है। हम लोग जब भी ग्रेप्स में कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम भी होता है ना, इमीडिएटली हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक वीडियो हमारे सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक है, हम लोग सारे सोशल मीडिया में एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें एक एक दिन में सेवरल थाउजेंड व्यू हो जाता है। और अभी के जो जमाना है, जो हमको लग रहा है कि फार्मर्स को भी अपना जो फ्लेक्सिबल टाइम है, अपना जो कंफर्टेबल टाइम है, वो टाइम में सिंस दे ऑल हैव गुड मोबाइल फोन सिस्टम और इंटरनेट आजकल गांव-गांव में पहुंच चुके हैं, तो वो लोग क्या होता है आराम से वो वीडियो देखते हैं। फिजिकल प्रोग्राम के साथ साथ ये वीडियो, ऑडियो, ये सब जो मैसेजेस है ना, ये सब मैसेजेस बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकल लैंग्वेज का सुविधा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में कुछ करना है तो मराठी लैंग्वेज में हम लोग उसको रीजनल प्रचार करते हैं। कर्नाटक है तो कन्नड़ लैंग्वेज में, दूसरे स्टेट में दूसरे लैंग्वेजेस में। तो ऐसे जो हो रहा है, सो दैट फार्मर कनेक्ट बहुत अच्छे से होता है। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में भी ग्रेप्स प्रोडक्शन काफी प्रमोट कर रहा है, कश्मीर में प्रमोट कर रहा है। ये सब जगह पे क्या होता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकल जो केवीकेज है, कृषि विज्ञान केंद्र से, लोकल आर्टरी सिस्टम जो हमारे आईसीआर के एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इनको साथ में लेके काम करे, सो दैट फार्मर्स के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन हो जाए। और हमारा लैंग्वेज जो साइंटिस्ट का लैंग्वेज कभी कभी फार्मर्स को उतना अच्छा से टेक्निकली समझ में नहीं आता है, बट ये जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जो साइंटिस्ट होता है, जो लोग कृषि विज्ञान केंद्र में काम करते हैं, उनका काम ही होता है रेगुलरली फार्मर्स के साथ बातचीत करना। प्लस हमारे साइंटिस्ट, हमारे एंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, हमारे बाकी जो जितने वैज्ञानिक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रेगुलर बेसिस में फार्मर्स के साथ जो रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुका है, इनका जो पॉपुलैरिटी है, ये इटसेल्फ इट सेज दैट प्रोबब्ली दे आर मोर देन सोशल साइंटिस्ट नाउ, बिकॉज इनको समझ में आता है कि फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या है, और कौन सी प्रॉब्लम को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में उसको सॉल्व किया जाए। तो ये तरीके से हम लोग एक एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं।
और ये ग्रुप में फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस ये जो कृषि विज्ञान केंद्र, ये साथ में लेके हम लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं। ओके, ओके, एग्जैक्टली सर। सर, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें आप इस पॉडकास्ट के मंच पर आप बता रहे हो। सर, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर्स ने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, ग्रेप्स के बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, बट वो एक मीथ है। एक्चुअल रियलिटी की तरफ आप देखेंगे ना, ग्रेप्स आर वेरी न्यूट्रिशियस और काफ़ी सेफ कमोडिटी है। मुझे याद है कि जब हम लोग पेस्टिसाइड रेसिड्यू मॉनिटरिंग नेशनल लेवल पे हमने शुरू किया था 2004 में, तब रियली बहुत सारे सैंपल में पेस्टिसाइड डिटेक्शन होती थी। बट एंड वो टाइम में ऑलमोस्ट 23.6% सैंपल्स 2004 में हम लोग जब यूरोप एक्सपोर्ट के लिए टेस्टिंग किया था, वो टाइम में दैट 23.6% सैंपल ओके, एमआरएल नॉन कॉम्प्लायंस के लिए के वजह से उसको हम एक्सपोर्ट कर नहीं पाए। ओके, ये सिचुएशन को बैकग्राउंड में रखते हुए अभी अभी के जो सिचुएशन है लास्ट 3-4 इयर्स, आप जो डेटा अभी है नेशनल मॉनिटरिंग की, उसमें लेस देन 2% सैंपल्स एमआरएल से ज़्यादा पेस्टिसाइड लेवल मिलती है। तो ये इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। प्लस हमारे जो इंडिया का जो एमआरएल है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, उनका जो एमआरएल है, उनके एमआरएल के हिसाब से आप अभी हमारे जो डोमेस्टिक ग्रेप्स मिलती है उसको चेक करेंगे ना, देन इवन उनका नेशनल मॉनिटरिंग भी वही बोलते हैं कि लेस देन 2% ऑफ द सैंपल्स आर एक्चुअली फेलिंग। ओके, So it's a very good situation, like above 98% samples are actually compliant for all toxicological and MRL compliance. So grapes बहुत ही सेफ है। मैं इसी पॉडकास्ट के तरफ से सबको मैं इतना ही बोलूँगा कि ग्रेप्स को विदाउट एनी हेजिटेशन आप खाइए, और इसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है ये आपको हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा। एग्जैक्टली, ग्रेप शुड बी ए पार्ट ऑफ द रेगुलर डाइट। एग्जैक्टली सर। जैसे आपने बताया बताया अभी कि एक्सपोर्ट स्टॉक जो रहता है, उसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ कि एक्सपोर्ट जो टॉक स्टॉक रहता है, अगर वो स्टॉक, एक एग्जांपल कि 10 डेज 20 डेज उस स्टॉक को ट्रैवल करना है आउट ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया में भी, तो उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए? उनके पैकिंग बहुत अच्छे से सिस्टमेटाइज्ड है। नॉर्मली ये जो पैक हाउसेस होती है, ये पैक हाउसेस एपिडा करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, ओके, एपिडा के तरफ से इनको मान्यता दिया जाता है, मतलब पैक हाउसेस रजिस्टर किया जाता है। तो ये पैक हाउसेस के अंदर कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। पैक हाउस में क्या स्टैंडर्ड मेंटेन लाइक करना है, फ्रीज वगैरह कुछ रहे? फ्रिज मतलब हाँ, टेम्परेचर हाँ, हाँ, मेंटेनेंस, ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस, फिर उसमें जो एक कोल्ड स्टोरेज का जो सिस्टम है, मतलब मटेरियल एवरीथिंग इज डन एट ए लो टेम्परेचर लाइक 0 डिग्री टेम्परेचर। प्लस इसमें जो बॉक्सेस होती है, ये बॉक्सेस का भी साइज स्टैंडर्डाइज्ड है। उसमें पनेट्स होते हैं, वो पनेट के साइज स्टैंडर्डाइज्ड है। ये सब लेवल पे टेक्नोलॉजीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड। एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट पैक हाउस का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है विथ एपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसका भी रेगुलर इंस्पेक्शन होता है। और इनर्सी ग्रेप्स की तरफ से भी हम लोग रेगुलर इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, सो दैट ये जो ग्रोअर एक्सपोर्टर्स जो है प्लस ट्रेडर एक्सपोर्टर, मतलब दो प्रकार के एक्सपोर्टर होता है। ओके, एक होता है जो टिपिकल बिजनेस करते हैं, मतलब दे ओके, परचेज इट फ्रॉम ग्रेप ग्रोअर्स एंड सेल इट ओके, एंड और एक्सपोर्ट इट। और एक होता है कि ग्रोअर एक्सपोर्टर, जैसे ग्रोअर है वो खुद ही उनके पास पैक हाउस है, वो खुद ही उस उधर पैकिंग करता है। तो ये इसमें कुछ बेसिक फैसिलिटीज का रिक्वायरमेंट होती है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन, ह्यूमिडिटी रेगुलेशन एंड पैकिंग मतलब वेइंग एंड ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है। और उसमें एक ग्रेप गार्ड करके एक शीट होती है सल्फर का, सो दैट ये जो ऑलमोस्ट 3 वीक्स टाइम जो लगता है इंडिया से यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए, ये पूरे पीरियड में बीच में कोई इन्फेक्शन के वजह से ग्रेप्स खराब नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है, सो दैट पोस्ट हार्वेस्ट रॉटिंग और पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज ऑफ ग्रेप्स ये ना हो, तो इसके लिए एक सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है। ओके, ओके, एग्जैक्टली सर। सर, आपने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया रहेगा फॉर द वर्क। सर, इंडियन ग्रेप्स और जो विदेशी ग्रेप है, इनमें क्या फर्क है सर?
एक्चुअली क्या है, इंडिया में जो ग्रेप्स है हम्म। दो प्रकार के ग्रेप्स है, आपको पता है। एक है कि व्हाइट सीडलेस, हाँ। जो थॉमसन सीडलेस करके इसका मेन जो वैरायटी है, हम्म यही मेजर वैरायटी है, और थॉमसन सीडलेस एंड इट्स क्लोन्स। हम्म और दूसरा प्रकार का जो वैरायटी है वो है जो कलर्ड सीडलेस, कलर्ड वैरायटीज। हम्म तो ये दो प्रकार के ग्रेप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। हम्म। एंड हिस्टोरिकली आप देखेंगे ना, ये सारे ग्रेप्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके। सो ये बाहर से ही आए हैं हमारे देश में। हम्म बट हमारे देश में अडेप्टेबिलिटी और ये जो एक्लिमेटाइजेशन करके जो शब्द हम्म है, कि हमारे एग्रो क्लाइमेट के साथ इतना अच्छा से ये इसको अडेप्टेड हो चुका है एग्जैक्टली। कि हमारे इधर ग्रेप्स का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी बहुत ही अच्छा आ रहा है। प्लस क्या है, हमारे देश आपको पता है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। इसमें ये जो टीएसएस करके जो होता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, हम्म और जिसमें जो स्वीटनेस को मेजर करता है, हम्म ये टीएसएस और शुगर लेवल, ये हमारे ग्रेप्स में बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है। तो ओके। हमारे इंडियन ग्रेप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट्स मच स्वीटर देन फॉरेन ग्रेप्स। एंड इसका जो पीरियड में हम लोग हम्म ग्रेप हार्वेस्ट करते हैं, हम्म पीरियड में एक देयर इज ए क्लियर कट विंडो जहाँ पे दूसरे कंट्री से ग्रेप उतना अच्छा नहीं मिलती है। तो हम्म हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत अच्छा एक विंडो मिलती है, हम्म। इसीलिए हमारे देश से एक्सपोर्ट हर साल बढ़ते जा रहा है। ओके। बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम इट वाज हार्डली 1 to 2%, अभी ऑलमोस्ट हम्म 12 to 15% ग्रेप्स एक्सपोर्ट होते हम्म। जा रहा है। करेक्ट। सो एंड इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ते जा रहा है, हम्म। क्योंकि हमारा मटेरियल ग्रेप्स ज़्यादा स्वीट है, लेस एसिडिक है। करेक्ट। सो इंटरनेशनली वी आर हाईली कॉम्पिटिटिव। एग्जैक्टली सर। इंटरनेशनली हो या एक्सपोर्ट मार्केट में कमर्शियली इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा मार्केट है। हम्म एक्चुअली क्या है, आप देखेंगे महाराष्ट्र इज द स्टेट जहाँ पे मोर देन 90% ग्रेप्स आर हम्म। करेंटली ग्रोन। महाराष्ट्र, एंड उसके बाद है कर्नाटका। ओके। बट अभी जो हम लोग एनआरसी ग्रेप्स की तरफ से कर रहे हैं, हम्म कि हम लोग एक प्लान किया है और वो एग्जीक्यूशन हो रही है, कि पूरे देश में साल भर ग्रेप्स मिले। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग स्टेट्स में, जैसे राजस्थान है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजियंस है, वो टाइम ये सब जगह पे क्या होता है, थोड़ा सा अलग सीजन में ग्रेप्स हार्वेस्ट होती है। सो हमारा मेन प्लान हो रहा है कि पूरे देश में ग्रेप्स जैसे हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट, हम्म ये अलग अलग मंथ में हार्वेस्ट हो हम्म जाए। और जहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल गैप्स थी, हम्म वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं हैंड होल्डिंग करके, टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग करके, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि उधर के ग्रेप्स का क्वालिटी, ग्रेप्स का प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव किया जाए। एग्जैक्टली। सो इससे क्या होगा, पूरे देश में अंगूर उपलब्ध होगी, एंड टोटल एरिया में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में ग्रेप्स एक बहुत बड़ा योगदान करेगा। एग्जैक्टली। सर जैसे आपने भी देखा रहेगा कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ, मैं सीरियल में काम करता हूँ। तो सर क्या होता है ना कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसा रहता है कि हमें हॉलीवुड लेवल की फिल्म बनानी है, राइट? तो हम एक बॉलीवुड हॉलीवुड कंपैरिजन करते रहते हैं, इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया जो भी फिल्म्स बनती है। तो जस्ट मुझे ये जानना है कि अंगूर का जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, करेक्ट, जो विदेशी मार्केट के साथ अगर कंपेयर करना है, तो हमें किस लेवल पर जाके हमें अभी काम करना पड़ेगा? देखिए, हमारे जो अंगूर की सबसे जो बड़ा चुनौती चुनौती थी, हमारा जो ये जो अंगूर है, हुँ, इसको एज एन इंटरनेशनल कमोडिटी हुँ, इसको एस्टेब्लिश करना है, और इसको और भी ज़्यादा तौर दौर से इसको एक्सटेंड करना है और इम्प्रूव हुँ, करना है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेसेबिलिटी, कि ओके। अंगूर कहाँ से हार्वेस्ट हो रही है, हु इज़ द फार्मर। हुँ, इसका एक ग्रेप नेट करके एक जो सिस्टम हमारे देश में आई है, हुँ, और उसका ही एक बिगर टर्म है हॉर्टिनेट। हुँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एपिडा की एक प्रोग्राम है, जिसमें एनआरसी ग्रेप्स इज फंक्शनिंग एज द नेशनल रेफरल लेबोरेटरी। हुँ, हुँ, ये लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनली ट्रेसेबिलिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेसेबिलिटी मतलब क्या है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, हुँ, हुँ, ये जो टोटल प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस ट्रेसेबल होना चाहिए, हुँ, हुँ, सो दैट एट एनी स्टेज अंगूर में कोई डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड होता है, या किसी भी कारण
रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस होती है, तो हमको पता चलता है कि कौन सा फार्मर है, कहाँ से ये हार्वेस्ट हो चुका है, ओके। हुआ था। और उस समय हम लोग एक डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं, लाइक उसी फार्मर को हम टीच कर सकते हैं कि भाई आपके फार्म के जो अंगूर है उसमें पेस्टिसाइड क्यों डिटेक्शन हुआ था, आप क्या एक्सेस डोज डाला था, ये आपको जानकारी नहीं थी। और ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कौन सी डिजीज के लिए, कौन सी इंसेक्ट के लिए कौन सी दवाई स्प्रे होना चाहिए। तो ये सब होने के बाद क्या होता है, अगले साल ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये मिटिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या बोलते हैं, दो प्रकार की चीजें है, एक होता है प्रिवेंटिव मेजर और एक होता है करेक्टिव मेजर। करेक्ट। ये दो चीज हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे अंगूर ग्रेजुअली इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इसमें बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हैं। और कंपैरिजन करना है तो देखिए, कंपैरिजन का मेन क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में विंडो चाहिए, मतलब जैसे एक्सपोर्ट करना है। हमारे देश के साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं। यूरोप इटसेल्फ प्रोड्यूसेस लॉट करेक्ट ऑफ करेक्ट। ग्रेप्स। साउथ अमेरिकन कंट्रीज, चिली एटसेट्रा, ये लोग भी ग्रेप्स, साउथ अफ्रीका ग्रेप प्रोडक्शन करता है। तो ये लोग एक्चुअली इंडिया का कॉम्पिटिटर है। बट हमारा ये जो विंडो है, जो जनवरी टू मार्च, ये जो टाइम है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ग्रेप्स हार्वेस्ट होते हैं इंडिया में, वो टाइम में हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है कि वो टाइम में यूरोप इज अंडर डीप विंटर। बहुत सारे कंट्रीज में भी वो टाइम में हार्वेस्ट नहीं होते हैं। तो ये टाइम में एक अच्छा से हमारा मटेरियल को दूसरे कंट्री में प्लेस होती है। ओके। प्लस अभी अरेबियन कंट्रीज में ये जो क्रिसमस के टाइम, ये सब जो टाइम होती है ना, ये अरेबिक कंट्रीज में काफी अमाउंट से अंगूर अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो करेक्ट। थोड़ा सा अर्ली प्रूनिंग करके हार्वेस्ट होती है दिसंबर के टाइम में। तो वो टाइम में ये दुबई जाता है, दुबई मार्केट। ओके ओके। सर, एनआरसी ग्रेप्स और धानुका, ये तो हमें अभी तक पता चला है, बट इन दोनों का रिलेशन क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस शायद आईसीएआर एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साथ एमओयू किया है। धानुका एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, और ये एमओयू मार्च 2024 में हुई थी। तो मैं चेयरमैन सर जो धानुका के हैं उनके साथ मेरा काफ़ी चर्चा हुई है। और हमको जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक तो है कि फार्मर्स के साथ कितना क्लोजली हम काम करें, फार्मर्स के जो रिक्वायरमेंट है ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करना और टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है जो आईसीएआर हमारा जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के साथ धानुका का एक एमओयू हो चुका है। तो हम लोग एनआरसी ग्रेप्स इज ए पार्ट ऑफ आईसीएआर। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके काम कर रहे हैं कि ये एमओयू के अंडर हम लोग ग्रेप्स को कैसे प्रमोट करें और ग्रेप फार्मर्स को कैसे सपोर्ट दे, सो दैट ग्रेप फार्मर्स बिकम मोर सेल्फ कंप्लाइंट और ग्रेप्स का क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और ग्रेप्स का जो एक्सपोर्ट, ग्रेप्स का जो इंडियन मार्केट में जो रीच, ये सब कैसे इम्प्रूव किया जाए, यही हमारे ये एमओयू के थ्रू हम लोग साथ में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, काफ़ी अच्छा लगा। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए आज तक, मतलब मैं ऑन कैमरा ये बोलने के लिए चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बट इतने टेक्निकल और डीप में आपने पहली बार कुछ बताया और हमारे पॉडकास्ट शो के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। आप इस पॉडकास्ट शो में आ गए, धानुका के पॉडकास्ट शो में आ गए, इसलिए बैनर्जी सर, थैंक यू सो मच। और आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हमारे जो पॉडकास्ट शो है ये रियली जिनको बेनिफिट करना है, जैसे फार्मर कम्युनिटी, उनको रियल बेनिफिट पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।